हेलो गाइस। तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, कहीं मम्मी बोल गई है धीरे बोलना है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ है फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में आती है। मतलब दीज आर द फोर्सेस विच कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट नेसेसरी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो दो बॉडीज के बीच में, मतलब दो बॉडीज के बीच में रहने वाले फोर्स को फील्ड फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक सेकंड। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा कि मैंने नई चीज़ ऐड करी है। ऐसे करके आप भी नीचे लाइक कर दीजिए, जिससे मेमोराइज हो जाए आपको ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो मतलब किसी के कॉन्टैक्ट से होती है। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको धक्का दे रहा हूँ इधर की तरफ, अगर मैं इसको ऐसे करके देखो, ऐसे धक्का दे रहा हूँ, ये इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ही कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैंने कॉन्टैक्ट किया तब जाके इसको कोई फोर्स लगा इस पर। ठीक है, ये कहीं पे भी लग सकता है ये फोर्स। ठीक है, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा नॉर्मल फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स मतलब जैसे ये यहाँ पे रखा था, इसके इस तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा। कैसे दिखाऊं, ऐसे। ये पेन रखा है, पेन है, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो नॉर्मल फोर्स ये लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं इसको इधर की तरफ ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो जो रफनेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फिर से देखो, लाइक करो, देखो मेमोराइज हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आता है टेंशन और स्प्रिंग फोर्सेस। टेंशन फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक किसी भी जैसे ये तार है, जैसे अगर मैं खींचूंगा तो यहाँ पे टेंशन बिल्ड होगा, उसे टेंशन फोर्स कहते हैं। जो रेजिस्ट करता है कि रस्सी टूटे ना, कोई भी स्ट्रिंग टूटे ना, उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। दो तरीके की फोर्स होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=mv²r। यहाँ पे m जो होता है वो मास ऑफ बॉडी होता है, v जो होता है कितनी वेलोसिटी से वो घूम रहा है वो होता है, और r जो होता है रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस कितना है जिसमें वो घूम रहा है। और सेम फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, पर ये दोनों अलग होते हैं। मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं पर डायरेक्शन में अलग होते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है। फिर आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मतलब वेक्टर सॉल्व करना, मतलब सिंपल एज। ठीक है, हमने पीछे वेक्टर्स में भी पढ़ा था, वेक्टर सॉल्व करने को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। इसके अंदर जैसे देख सकते हो 60 वाला जो वेक्टर है वो 37 डिग्री है, तो जिस जिसके साथ वो एंगल बन रहा है वो साइन थीटा हो जाएगा, जिसके साथ वो एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा हो जाएगा, और जिसके जिसके मतलब जिसके साथ नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये इस एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है एंगल, तो यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा कॉस थीटा, एफ एक्स आ जाएगा 60 कॉस थीटा, थीटा हमारा 37 डिग्री है यहाँ पे, और वाई डायरेक्शन में साइन आ जाएगा जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा हमें, तो मतलब ये वाला जो है ये साइन थीटा में है। ठीक है, मेमोराइज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, फिर हम लोग बात करेंगे टॉर्क की और इसके मैग्नीट्यूड की। टॉर्क होता है परपेंडिकुलर फोर्स, जो फोर्स होता है रेडियली परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कुछ ऐसी होती है। ठीक है, मतलब देखो ये है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है। मैं इसको अगर यहाँ से फोर्स दूंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टॉर्क, और ये जितना डिस्टेंस पे है इतना होता है, बस सिंपल। ठीक है, यही होता है। उसके बाद ठीक है, बहुत बार बोल चुका, फिर भी एक बार, फिर देखो तुम भूल गए, ये भी तो करना होता है। नेक्स्ट, फिर आता है नेट फोर्स और नेट टॉर्क। नेट टॉर्क मतलब अगर इसके नेट फोर्स का मतलब पहले तो समझो, अगर मैं इधर से भी फोर्स दे रहा हूँ इधर से भी फोर्स दे रहा हूँ तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, दोनों तरफ की फोर्स माइनस हो जाएगी, ये अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, और नेट टॉर्क का भी ऐसे ही सेम सिंपल सा सीन होता है कि यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये जा रहा है, ये टॉर्क लग रही है, और अगर ऊपर से भी ऐसी ही टॉर्क लग गई, सेम सेम टॉर्क लग गई दोनों तरफ से, तो बैलेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। न्यूटन का पहला लॉ क्या होता है, क्या होता है सबको पता ही होगा। जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है, द बॉडी प्रिजाइड्स इट्स, बकवास कर रखी है, आप तो पढ़ लेना इसको एक बार, पेपर में लिखने के काम आ जाएगा सीबीएसई वाले में। ठीक है, वैसे जो टॉर्क की वो होती है, क्या, टॉर्क की जो, टॉर्क की नहीं, फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा रेस्ट पे है तो तब तक वो रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर कोई तुम्हारा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाता। फिर नेक्स्ट हमारा आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत ईजी है, क्या होता है बताओ, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है, द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज कांस्टेंट मास प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट चेंज लीनियर मोमेंटम,
ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सेम, सिंपल, ठीक है, मास इंटू डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए भी बहुत जगह बोलते हैं, बस वही चीज़ है। फिर आता है हमारा थर्ड लॉ। अरे मेमोराइज करना भूल गया यार, ऐसा थोड़ी चलेगा, मेमोराइज तो करना पड़ेगा, ना तो याद कैसे रहेगा। कर दे चलो, नीचे आप भी लाइक करते चलो। ये थर्ड लॉ हो गया। थर्ड लॉ क्या होता है, इक्वल एक्शन है, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। सिंपल है। तुम लोग दीवार को फोर्स मारोगे, वो भी तुम्हें फोर्स मारेगी, सो कहीं हिलेगी नहीं। अगर कोई रॉकेट ऊपर जा रहा है, उसको नीचे की तरफ से फ्यूल, जब नीचे फ्यूल जल रहा है, वो बाहर निकल रहा है, तभी तो वो ऊपर जा पा रहा है, ठीक है। फिर मेमोराइज करना भूल गया, मेमोराइज करते चलो सब कुछ। मेमोराइज मतलब एक बार रीड मारते चलो, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डीवी बाई डी टी proportional to the impulse impressed on the body। एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी बाई डी टी होती है, ठीक है। एफ नेट क्या होता है, एम डीवी बाई डी टी होता है, तो एम इज इक्वल एम ए हो जाता है एफ नेट, जो अभी पीछे बताया सेकंड लॉ। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है वो मोमेंट मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं, तो मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी को इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। ये वाली स्लाइड हो गई है, दूसरी स्लाइड लेके आते हैं अब यहाँ पे, ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, coplanar forces in equilibrium, the object is in equilibrium under each of the three forces, no linear momentum manually। coplanar forces equilibrium, flow equilibrium where an object is in equilibrium under the action of a set two or more coplanar forces, each of three factor, ठीक है। अगर फोर्स जीरो है, component parallel to x, o x is zero, no momentum about the any specified axis is zero, rotation about its axis, system, linear momentum along any two mutually perpendicular direction। इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि कोप्लेनर जो फोर्सेस होती है वो इक्विलिब्रियम में रहती है। जैसे कि अगर कोई फोर्सेस किसी एक एक्सिस के थ्रू आ रही है, तो उसका जो सम होगा और सारी फोर्सेस का उस डायरेक्शन में, वो ज़ीरो होगा। बस यही दे रखा है उसी एक्सिस के अलावा, ठीक है, ये दे रखा है। फिर कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, द the algebraic sum of component of forces any two mutually perpendicular direction शुड बी जीरो। मतलब ये कोई परपेंडिकुलर फोर्सेस है, जैसे इस डायरेक्शन के अलोंग कोई परपेंडिकुलर फोर्सेस है, परपेंडिकुलर फोर्स है, तो वो ये होगी, और इसमें फिर उसका जो सम होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर यही बस दे रखा है। फिर वेक्टर्स के बारे में बात कर रखी है, वो तो अभी पीछे बताया है। द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये कुछ कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की, लाइमन्स थ्योरम बोलते हैं इसको, ये काम आ जाती है कभी कभी। स्टैटिक एनालिसिस ऑफ मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है ये। इसके अंदर होता है ए अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू, जो मतलब फोर्स तुम्हें इस डायरेक्शन में दे रखी है, तो इससे परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला जो एंगल हुआ, ये अपॉन में ये वाला एंगल आ जाएगा साइन में। और अगर इस डायरेक्शन में दे रखी है जैसे, तो ये वाला एंगल आ जाएगा साइन में। ऐसे ही चलता है पूरे में, ठीक है। फिर आ जाता है फ्री बॉडी डायग्राम्स, ये बहुत ज़रूरी है एनएलएम में, पूरे एनएलएम में बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता है, एक डायग्राम होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस जहाँ पर भी जा रही होती है वो सारी बता दी होती है, उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है कि ये वाला अगर इधर से फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स एफ लग रही है, ठीक है। एफ ए जो है ये नॉर्मल फोर्स है जो इसके बीच में लगी है, हमें वही बतानी है।
और ये N1 जो है वो इसके M1 मास 1 और फ्लोर के बीच में नॉर्मल फोर्स है, और नीचे की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट में जब तक कि वो अर्थ में है या कहीं पे भी है तो mg लगेगा। जी की वैल्यू है तो क्वेश्चन पे गिवन होगी, या फिर 10 ले लेना, 9.8 ले लेना, कुछ भी लेना। फिर आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स में मैथ्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स 11th में भी पढ़ा है। वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, दो कोई वो है, मेरे टॉपिक के हिसाब से बताऊँ। नेक्स्ट सूडो फोर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सूडो फोर्स आता है सबसे पहले। तो सूडो फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो कि हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लगाया जाए, उसे सूडो फोर्स बोलते हैं। फिर डेरिवेशन ऑफ सूडो फोर्स फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ, ये कर लेना, करना हो तो फॉर्मूला याद रख लो बस। एम ए इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ए नॉट। एम ए नॉट है सूडो फोर्स, एम ए है हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन बस नेगेटिव में हो जाएगा, मास वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। रिलेटिव इनिशियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम बस वही सब है, ठीक है। फिर आ जाए सूडो फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एन एलिवेटर। एलिवेटर वाले क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। एलिवेटर वाले क्वेश्चंस कैसे होता है बताते हैं। इसके अंदर ना सूडो फोर्स लगा दो हर एक में। एलिवेटर वाला कोई भी क्वेश्चन है पहले सूडो फोर्स लगा दो उसके अंदर। देखो ये जो है तुम्हारा मास है, यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, और एम जी लगेगा, मैंने पेज पलट दिया गलती से, सॉरी। एम जी नीचे की तरफ लगेगा। फिर एक एट रेस्ट जब रुका हुआ है तो एक्सेलरेशन नहीं लगेगा उसके अंदर, फिर सूडो फोर्स हम लोग ऐड कर देंगे, कहीं पे तो ऐड करेंगे, कर देंगे, आते ही ऐड कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। जिससे तुम्हारी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी मतलब आंसर आ गया तुम्हारा। नॉर्मल ही निकालना होता है मोस्टली इस क्वेश्चन। कंसिस्टेंट ड्यू टू रोप, ये पुली वाले क्वेश्चंस भी आ गए, ठीक है। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल दो, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन निकाल दो। कैसे निकालोगे, इसका और इसका मास ले लेना, इसका जो मास है एफ इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन में पुट कर देना, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन, ठीक है। मास जो एफ इज इक्वल टू एम ए, जो वो एम है वो टोटल एम है, M1 प्लस M2 दोनों मिला के, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल दो, फिर जो पूछा है वो निकाल दोगे तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। और या फिर ये क्या कर रखा है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो इसको, ऐसे भी कर सकते हो, वो एनर्जी थ्योरम लगा के भी कर सकते हो, इलास्टिक पोटेंशियल वगैरह वो सब मैनेज करके, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बोलूँगा ये वाला तरीका ही अपनाओ, एक्सेलरेशन निकाल दो और कर दो उसे। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट इनएग्जिस्टेबल, ठीक है। हाँ ठीक है, बस यही मैंने बोला ना, वैसे ही कर दो, आसान पड़ेगा। अब आता है तुम्हारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन पता है क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत सही चीज़ होती है। फ्रिक्शन बहुत ही गंदी चीज़ होती है वैसे तो, कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें तो। फ्रिक्शन जो होता है एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। म्यू मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इसके बीच में ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है जिसे म्यू बोलते हैं, यहाँ पे लगता है ये, और एन जो होता है वो तो नॉर्मल अभी बताया ही था, ठीक है। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, दो टाइप के, काइनेटिक और स्टैटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है जो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तुमने मोशन लगाया है, मतलब कोई फोर्स लगाया है, उसका कोई मोशन नहीं होता, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और अगर काइनेटिक, हाँ, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो स्लाइड होगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं इस कीबोर्ड पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ, तो ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। इसे काइनेटिक फ्रिक्शन का पहला पार्ट बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन में एक और चीज़ आती है रोलिंग फ्रिक्शन, ये अभी तुम्हें रोटेशन वाले चैप्टर में करना पड़ेगा। कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू है जैसे कि मैंने अभी बताया, म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाई एन, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन होता है। यही होता है दो दो बॉडीज के बीच में जो रफनेस आती है उसको म्यू बोलते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन होता है, बस सिंपल है यार भाई, एक ही इक्वेशन है, उसी को भगाया जाता है बस। देखो यहाँ पे भी वही सेम इक्वेशन आ गई है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जब तक स्टैटिक रहता है, फिर काइनेटिक होता है तो फिर हल्का सा ड्रॉप लेता है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड गया, नॉर्मल फोर्सेस में बता ही चुका कि ऊपर और नीचे लगे हुए फोर्सेस को नॉर्मल फोर्सेस बोलते हैं। किसी इंक्लाइंड के थ्रू ऐसे लगती है नॉर्मल, उस इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में लगती है नॉर्मल, किसी भी बेस के रिस्पेक्ट में लगती है नॉर्मल हमेशा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये बैंकिंग ऑफ रोड। तुमने देखा होगा कि हाईवे पे जब भी कोई गाड़ी चल रही है तो वो जब भी कोई टर्न आता है तो शार्प टर्न नहीं, देखो
ऐसा टर्न नहीं आएगा, बना के दिखाता हूँ रुको। कभी भी कोई ऐसा टर्न नहीं आएगा। हमेशा टर्न जो आएगा वो ऐसा आएगा कि ये वाला जो होगा ये एक एंगल पे होगा। हमेशा जो टर्न आएगा ये एक ऐसे इधर की तरफ उठा हुआ होगा थोड़ा सा। अगर मैं साइड व्यू बना के दिखाऊं तो इसके अंदर ऐसे 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 करके ऐसे हल्का सा उठा हुआ होगा यार, समझ जाओ ना। जब तुम लोग जाते हो तो देखते नहीं हो कि टर्न्स पे F1 कार का जो वो होता है वो कैसा बना होता है, वैसा ही बस। वो अंदर ऐसा बना होता है ना चारों तरफ से ऐसे गोल गोल सा, वही होता है बस, और कुछ नहीं होता है बैंकिंग ऑफ रोड। इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इंक्लाइंड वाली इक्वेशन होंगे हर एक। ठीक है, ट्रैक रेशियो कुछ ऐसा बता सकते हैं हम लोग। ये वाला एक फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। आर जो है यहाँ पे रेडियस है इसका, रेडियस है इसका क्या, रोड का, इसका, हाँ इसी का, रोड का। ठीक है, और टैन थीटा होता है, टैन थीटा कितना इंक्लिनेशन है, जी मतलब ग्रेविटी, और वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से वो जा रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रोल ऑफ फ्रिक्शन इन बैंकिंग। फ्रिक्शन का रोल इसमें बहुत ज़रूरी फिर होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर गाड़ी स्लाइड करके गिर जाएगी और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए फिर बैंकिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बैंकिंग कभी बहुत जगह इसलिए पॉसिबल है कि इसके अंदर फ्रिक्शन होता है। अगर ऐसे में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग ऐसे जाओगे, इसके ऊपर जैसे ही जाओगे वो गिर जाओगे। ठीक है, अगर फ्रिक्शन होगा तो इसके ऊपर तुम लोग 2 सेकंड तक 3 सेकंड तक रहोगे, जिसकी वजह से तुम इस पर पास कर पाओगे। कुछ भी ले लेना, ऐसा कोई बोर्ड लेना है उसको ऐसे रखना। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी चीज़, मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा मेरे पास ऐसा तो। हाँ देखो, स्टेपलर है। जैसे अगर मैं इसको इतने पे रखता हूँ, इतने पे रखता हूँ, देखो दिख रहा है, दिख रहा है। अगर मैं इसको इतने पे रखूंगा, ये हल्का हल्का सा गिर रहा है, मैं हल्का सा और ऊपर कर दूँ, इतना ही होती है बस बैंकिंग। अगर इसको ज़्यादा कर दूंगा ये गिर जाएगा, इसी को फ्रिक्शन फॉर बैंकिंग बोलते हैं। वैसे था मैक्सिमम स्पीड अलोंग बैंक रोड, ये निकालने का एक फॉर्मूला है जो नीचे दे रखा है, ये रहा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में ऐसे निकलेगा। फिर v इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी टैन थीटा प्लस जितना फ्रिक्शन है वो वन माइनस टैन थीटा इंटू में जितना फ्रिक्शन है वो, बस यही है। नेक्स्ट, हम लोग, तुम लोग ने देखा होगा जब भी तुम बाइक चलाने होगे, हाँ हाँ वही वही, बाइक चलाते हुए जब इधर उधर जाते हो अलग अलग घरों के पास, तब तब तुम लोग जब टर्न लेते हो किसी भी बाइक से तो हमेशा ऐसे टर्न नहीं लोगे। कभी भी ऐसे जाते हो ऐसे टर्न नहीं लेते, तुम ऐसे जाते हो ऐसे टर्न लेते हो। हल्का सा तुम जिस डायरेक्शन में मुड़ना है उस डायरेक्शन में झुक जाते हो। इसी को बैंकिंग कहते हैं। बस गाड़ियों में ऐसे झुक नहीं सकते, ये 4 टायर होते हैं, इसलिए वहां पे वो रोड को ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कितना मतलब खींच सकता है एक बार में, वही है, वही चीज़ है। इसके अंदर भी बस कुछ नहीं होता है, ये फॉर्मूला दे रखा है एक एक्सेलरेशन का, इस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है, एफ इज जो एम ए करके निकाला है। स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हें पता ही है कि ए के एक्स होता है, बस वही। कोई पेज रहेगा क्या बीच में, ये तो वो आ गया। ठीक है, कोई पेज रहेगा क्या, नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि वो स्प्रिंग जो रहती है ना वो खिंचती है कुछ, तो उसको जो फैक्टर होता है वो के होता है, और जितना खिंचती है वो एक्स होता है। हर एक का कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसे के बोलते हैं, और एक्स जो होता है जितना वो खिंची है या फिर जितना वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो, चेंज इन दैट। ठीक है, फिर दोनों के एक्सेलरेशन को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब जो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे। ठीक है, वो जीरो होता है हमेशा इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन अगर होगा तो। और एक्स मैक्स, मैक्सिमम अगर निकालना हो तुम्हें, मैक्सिमम इलॉग्रेशन स्ट्रिंग में अगर दो, यहाँ पे एक स्टडी ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है जो इधर खींच रहा है, तो ये वाला कुछ ऐसा करके आ जाएगा फॉर्मूला, एफ एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू 2/k m1 f1 फोर्स 1, फोर्स 1, ये वाली फोर्स, ये जो लग रही है इधर की तरफ, इधर की तरफ ये जो फोर्स लग रही है ना, इसे फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है, m1 है, m2 एक्सलेशन 1 है, एक्सलेशन 2 है। ठीक है, तो m2 इंटू f1 इधर का उधर क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस वही वाला। ठीक है, m1 इंटू m2
m2 इंटू में f1 का फोर्स, ठीक है, m1 इंटू में f2 का फोर्स, दोनों का सम और दोनों मासेस का सम अपॉन में आ जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है। इवोल्यूशन इन स्टिफनेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब तुमने दो स्प्रिंग ऐसे लगा रखी है तो उसके अंदर कैसे बताओगे कितना आएगा? तो डायरेक्ट प्लस कर दोगे। ठीक है, डायरेक्ट प्लस कर दोगे। इसके अंदर वो जो रजिस्टर वाला होता है ना फिजिक्स में, बस वही सीन लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पैरेलल में अगर होगा तो क्या लगेगा, बताओ, तुम बताओ। बताओ, के इक्विवेलेंट अगर तुम्हें निकालना हो ना इसके अंदर सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में, तो वो होता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी स्ट्रिंग लगी हुई है तुम्हारी। ठीक है। और अगर पैरेलल में देखें तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3, यही होता है बस पूरे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल। ओके बाय।